कहानी की शुरुआत में हम एक शादीशुदा कपल को देखते हैं जिसमें लड़की का नाम नाओमी होता है, वहीं लड़के का नाम मैट होता है। ये दोनों नॉर्वे के एक पहाड़ी इलाके में सफर कर रहे होते हैं। दरअसल नाओमी एक राइटर है और उसके काम के सिलसिले में वो दोनों नॉर्वे आए थे। रात में जब दोनों कार से होटल जा रहे थे तभी मौसम काफी खराब हो जाता है और तेज हवाएं चलने लगती हैं। कुछ ही देर में बर्फीले तूफान से इनका सामना होने लगता है और मैट को आगे कुछ भी नहीं दिख रहा होता है, इसलिए वो एक सुनसान सड़क के किनारे अपनी कार रोकता है ताकि थोड़ा आराम कर सके जब तक कि बर्फीला तूफान शांत नहीं हो जाता। लेकिन गलती से दोनों की आंख लग जाती है और जब अगली सुबह वो जागते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। उनकी कार पूरी तरह से मोटी परत वाली बर्फ के नीचे दब चुकी होती है। बाहर सिर्फ सफेदी ही सफेदी दिख रही होती है, चारों ओर सिर्फ बर्फ ही बर्फ होती है। ये देखकर नाओमी और मैट बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। दोनों कार का दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कार बर्फ में अंदर फंसे होने के कारण कार हिलती तक नहीं है। उनकी कार बर्फ के चारों तरफ से फंस चुकी होती है और इनकी कार का दरवाजा भी काफी कोशिश करने के बाद भी नहीं खुल रहा था, क्योंकि इनकी कार बर्फ के नीचे दब चुकी थी, जिस वजह से कार से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता। मैट गाड़ी स्टार्ट करने की भी कोशिश करता है ताकि बर्फ को तोड़कर वो बाहर निकल सके, लेकिन कार चालू नहीं होती। उनके फोन में भी नेटवर्क नहीं आ रहा था जिससे वो किसी से मदद मांग सके। इन्हें अभी तक पता नहीं होता कि बाहर बर्फीला तूफान चला गया है या अभी भी जारी है। उन्हें समझ आ जाता है कि वो दोनों बुरी तरह से फंस चुके हैं। उन्हें बाहर कुछ भी साफ नजर नहीं आता और मौसम बेहद ठंडा होता जा रहा था। हर सेकंड ठंड बढ़ रही थी और तापमान लगातार कम होता जा रहा था। नाओमी 8 महीने की गर्भवती होती है, जिसकी तबीयत भी इस माहौल में बिगड़ रही थी। मैट और नाओमी को भरोसा था कि कोई न कोई उनकी कार को सड़क से गुजरते हुए देख लेगा और उन्हें बचा लेगा, पर दोनों इस बात से पूरी तरह से अनजान थे कि बाहर रोड भी चारों ओर से बर्फ से ढक चुकी थी और बाहर अभी भी बर्फीली हवाएं चल रही थी, जिस वजह से सभी लोग अपने घर के अंदर होते हैं। और अगर कोई घर से बाहर भी आता और इनकी कार भी देखता तो उसे सिर्फ कार का कुछ ही हिस्सा नजर आता। उनके पास थोड़ा सा खाना और पानी होता है जो मुश्किल से 10 से 12 दिनों तक चल सकता था। वो दोनों थोड़ा थोड़ा खाना खाते हैं ताकि अगर उन्हें बचाने के लिए कोई जल्दी ना आए तो उनका खाना ज्यादा दिनों तक टिक सके। नाओमी मैट से कहती है तुम्हें खिड़की खोलकर बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए, पर मैट को लगता है कि अगर वो खिड़की खोलकर बर्फ हटाकर बाहर भी निकल जाए तो उसे नहीं पता कि बाहर तूफान चल रहा है या फिर नहीं, और अगर उसे आगे कोई रास्ता नहीं मिला तो इस भयानक ठंड में उसकी जान भी जा सकती थी। मैट अपनी गर्भवती पत्नी को बाहर लेकर नहीं भटकना चाहता था, पर नाओमी इस बात से सहमत नहीं होती, जिससे दोनों में हल्की बहस हो जाती है। इसी तरह कार के अंदर फंसे फंसे 3 दिन बीत जाते हैं। उनके पास खाना, पानी और कंबल था, जिसकी वजह से परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा होता है। उन्होंने एक मोमबत्ती भी जला ली थी क्योंकि यहाँ पर अंधेरा था। मैट कम खाना खा रहा होता है और नाओमी को अपना खाना दे रहा होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि नाओमी गर्भवती है, इसलिए उसे ज्यादा खाने की जरूरत है। इस समय मैट कार की सीट पर लेटकर आराम कर रहा होता है और नाओमी अपनी डायरी में कुछ लिख रही होती है। वो पानी की बोतल से पानी पीकर ढक्कन को सही से नहीं लगाती और मैट के पास रख देती है। तभी मैट के हाथ लगने से बोतल नीचे गिर जाती है और बोतल से पानी गिरने लगता है। मैट जल्दी से बोतल उठा लेता है, लेकिन काफी पानी गिर चुका होता है, जिसके कारण मैट गुस्से में नाओमी पर चिल्लाता है। पर कुछ ही देर बाद मैट को अपनी गलती का एहसास होता है, इसलिए वो नाओमी से माफी मांगता है और मुश्किल समय में दोनों एक दूसरे का साथ देने का फैसला करते हैं। रात में जब दोनों सो रहे होते हैं तब उन्हें कार की छत पर किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है, जिससे वो दोनों थोड़ा खुश होते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, इस उम्मीद में कि कोई उन्हें देख लेगा और उन्हें बचा लिया जाएगा। लेकिन छत पर कोई भी इंसान नहीं बल्कि कोई जंगली जानवर था जो इनका शोर सुनकर वहाँ से भाग जाता है, जिससे वो हो जाते हैं। अब जैसे जैसे दिन बीतने लगते हैं उन्हें एहसास होता है कि कोई भी उनकी मदद के लिए नहीं आएगा। उनका पीने का पानी भी खत्म होने वाला होता है। ये देखकर मैट अपनी जेब में रखी नाइफ से कार की 1 इंच खुली खिड़की के बाहर से जमी बर्फ को काटने की कोशिश करता है ताकि बर्फ पिघलकर वो उसे पानी की तरह पी सके, लेकिन बर्फ बहुत मोटी होती है और आसानी से टूटने का नाम नहीं लेती। पर मैट फिर भी कोशिश करता रहता है और थोड़ी बहुत बर्फ तोड़ने में कामयाब होता है। साथ ही वो खिड़की को थोड़ा सा नीचे करने में भी कामयाब होता है। वहीं नाओमी लेटकर जब मोबाइल हाथ में लिए कुछ सोच रही होती है, तभी उसके हाथ से फोन कार के फर्श पर गिर जाता है और बैटरी बाहर निकल जाती है। नाओमी फोन उठाकर बैटरी लगाती है और जैसे ही वो फोन चालू करती है उसमें अचानक सिग्नल आ जाता है। ये देखकर वो जल्दी से अपने पिता को कॉल करती है और बताती है कि वो नॉर्वे में अपनी कार के अंदर कई दिनों से बुरी हालत में बर्फ के नीचे फंसी हुई है और उसके साथ मैट भी है। वो आगे अपनी लोकेशन के बारे में कुछ बता पाती तभी उसके फोन की बैटरी खत्म हो जाती है। ये देखकर मैट गुस्से में उस पर चिल्लाता है और कहता है कि तुमने मुझे फोन क्यों नहीं दिया, मैं सही से लोकेशन बता सकता था। मैट बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि नाओमी की वजह से यहाँ वो इस मुश्किल में फंसे हैं। न ही वो नाओमी के काम से यहाँ पे आता और न ही वो फंसते। नाओमी भी चिढ़ जाती है क्योंकि वो गर्भवती होती है और उसे बहुत भूख और थकान महसूस हो रही होती है। वो दोनों बार बार इसी तरह बहस करने लगते हैं। नाओमी गुस्से में मैट से कहती है हमें पहले ही होटल में जाना चाहिए था, लेकिन मैट भी उल्टा उस पर गुस्सा करने लगता है। धीरे धीरे ठंड और भूख उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर कर देती है। उन्हें यहाँ पर फंसे हुए 9 दिन हो चुके होते हैं। अब उनके पास बचा हुआ खाना भी सिर्फ कुछ ही दिनों का होता है, इसलिए मैट खुद कम खाना खाता है और नाओमी के लिए ज्यादा खाना बचाने की कोशिश करता है। नाओमी फिर से मैट से कहती है कि हमें खिड़की के सामने की बर्फ हटाकर बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन मैट इससे सहमत नहीं होता है।
उसे लगता है कि अगर वो बाहर निकलेंगे तो वो इतनी ज्यादा ठंड की वजह से शायद जिंदा बच भी ना पाए। इसी तरह समय बीतता है और उन्हें कार के अंदर फंसे हुए 11 दिन हो जाते हैं। नाओमी की हिम्मत अब टूट चुकी होती है। उसे लगता है कि वो यहाँ से कभी भी बाहर नहीं निकल पाएंगे, मगर मैट उसे हिम्मत देते हुए कहता है कि हम इस मुश्किल का सामना करके जरूर जिंदा बाहर आएंगे। तभी बाहर बर्फ हटाने वाली एक गाड़ी आती है, क्योंकि तूफान अब खत्म हो चुका होता है। गाड़ी की आवाज सुनकर मैट और नाओमी जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं कि हम यहाँ कार के अंदर फंसे हैं, प्लीज हमें यहाँ से बाहर निकालो। लेकिन गाड़ी के अंदर मौजूद ड्राइवर को उनकी आवाज सुनाई नहीं देती और वो उनकी कार जो बर्फ से ढकी हुई होती है उसे बिना देखे सड़क से बर्फ हटाने के बाद वहाँ से चला जाता है। मैट अब बेहद गुस्से में आ जाता है और नाओमी से कहने लगता है कि मुझे मेरी नौकरी से निकाल दिया गया था, इसलिए मैं तुम्हारे साथ आया था, लेकिन मैंने ये बात तुमसे छुपाई क्योंकि अब मैं बाप बनने वाला हूँ और मुझ पर जिम्मेदारी आ गई है। ये सुनकर नाओमी को मैट पर गुस्सा आता है और दोनों में जबरदस्त बहस हो जाती है। इसी तरह कुछ और दिन गुजर जाते हैं और उन्हें कार के अंदर फंसे हुए 14 दिन हो जाते हैं। अब उनके पास ना ही पानी बचा था और ना ही खाना। वो दोनों अब बर्फ को पिघलाकर पानी पीने और खाने पर मजबूर हो जाते हैं। मैट और नाओमी धीरे धीरे कमजोर महसूस करने लगते हैं। मैट बाहर निकलने के लिए कार की खिड़की तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन बर्फ इतनी ज्यादा होती है कि ये संभव नहीं हो पाता। रात में नाओमी को अचानक पैनिक अटैक आता है और वो अपने आप को संभाल नहीं पाती है, पर बाहर निकलने के लिए गुस्से में कार की सीट से हेडरेस्ट निकाल लेती है और जोर जोर से कार के खिड़की के शीशे पर मारकर खिड़की तोड़ने लगती है। मैट उसे शांत करने की कोशिश करता है, पर नाओमी उसे ही चोट पहुंचाने लगती है। आखिरकार वो शीशा तोड़ देती है और मैट किसी तरह उसे संभाल लेता है। तभी नाओमी को तेज दर्द होने लगता है, उसे लेबर पेन होता है और वो डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगती है। मैट उसे हौसला देता है और हिम्मत रखने को कहता है। उन्हें पता नहीं होता कि अब वो बच्चे को कैसे बाहर लाएंगे, पर नाओमी काफी ज्यादा दर्द सहते हुए मैट की मदद से कार के अंदर ही एक बेटी को जन्म देती है। अब उन्हें अपनी बेटी का भी ध्यान रखना था, पर समस्या ये थी कि नाओमी ने कार का शीशा तोड़ दिया था, जिससे कार के अंदर बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी। मैट अपनी बेटी को गोद में उठाता है और उसे ठंड से बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी थी और शरीर लगातार ठंडा पड़ता जा रहा था। नाओमी ने बेटी को अपनी गोद में लिया। उसकी आंखों में डर और बेचैनी थी। वो कहती है कि मैट हमें कुछ करना होगा, हमारी बेटी ज्यादा देर तक ये सहन नहीं कर पाएगी। इसी तरह कुछ और दिन बीतते हैं और उन्हें अब पूरे 20 दिन हो चुके थे। अब तक उनके पास मदद के लिए कोई भी नहीं आया था। वो अभी तक बर्फ के टुकड़े खाकर और बर्फ पिघलाकर पानी पीकर ही जिंदा थे, लेकिन ज्यादा दिनों तक ऐसा संभव नहीं था। मैट खिड़की के बाहर जमी बर्फ को तोड़ने की कोशिश करता है ताकि वो बाहर निकल सके, क्योंकि अब उनके साथ उनकी बेटी भी थी और वो ज्यादा देर तक यहाँ पर इस हाल में नहीं रह सकते थे। यहाँ उनकी बेटी को बहुत ही ठंड लग रही होती है, जिस वजह से वो रोने लगती है। बच्चे को गर्म रखना जरूरी था, इसलिए मैट बिना अपनी परवाह किए अपनी जैकेट उतारकर बेटी को उड़ा देता है ताकि उसे ठंड ना लगे। लेकिन मैट को अब बहुत ज्यादा ठंड लगने लगती है और उसका शरीर ठंड की वजह से सुन्न पड़ने लगता है। मैट बहुत कमजोर हो जाता है और इसी हालत में सो जाता है। अगली सुबह जब नाओमी उठती है तो वो देखती है कि मैट अभी तक सो रहा है और वो उसे उठाने के लिए हिलाती है, लेकिन मैट नहीं उठता क्योंकि नींद में ही उसकी मौत हो चुकी थी। नाओमी मैट के ऊपर सर रखकर जोर जोर से रोने लगती है। वो अंदर से पूरी तरह से टूट चुकी होती है। अब नाओमी पूरी तरह अकेली थी। उसे समझ में नहीं आता कि वो अपनी बेटी के साथ कैसे बाहर निकलेगी। नाओमी भी बहुत कमजोर हो चुकी थी और ठंड इतनी असहन कि उसे सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी थी। नाओमी को अपनी बेटी के लिए जिंदा रहना था, लेकिन उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। वो मजबूरी में अपनी डायरी से कागज फाड़कर खाने लगती है। नाओमी मैट के कपड़े उतारकर खुद पहन लेती है ताकि वो खुद को ठंड से बचा सके। नाओमी की हालत दिन पर दिन और ज्यादा बिगड़ती जा रही थी। बिना खाना पानी के उसे हेलुसिनेशन आने लगते हैं और उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ने लगती है। इस दुश्वार हालत में भी नाओमी को अपनी बेटी का ख्याल रखना पड़ रहा था और वो खुद को अपनी बेटी के लिए जिंदा रखने की पूरी कोशिश करती है, क्योंकि अगर उसे कुछ हो गया तो उसकी बेटी भी नहीं बच पाएगी। अब नाओमी को यहाँ फंसे पूरे 24 दिन हो चुके होते हैं। जब वो कार के अंदर लेटी होती है तो उसे खिड़की के बाहर से सूरज दिखता है और धूप कार के अंदर आ रही होती है। तभी नाओमी के चेहरे पर पानी की बूंद टपकती है, जिससे वो समझ जाती है कि बाहर बर्फ पिघलने लगी है। इसलिए वो कार की खुली खिड़की के पास जाती है और उसे पता चलता है कि अब बर्फ इतनी नर्म हो चुकी कि वो आसानी से तोड़ी जा सकती है। ये देखकर नाओमी बहुत खुश हो जाती है और बिना ज्यादा समय गवाए उसने जिस शीशे की खिड़की को तोड़ा था उसके पास से बर्फ हटाने लगती है। थोड़ी ही देर में वो इतनी बर्फ हटा देती है कि वो अपनी बेटी के साथ बाहर निकल सकती है। इसके बाद वो अपने पति को आखिरी बार अलविदा कहती है, अपना सामान उठाती है और बच्चे को कपड़ों में लपेटती है। फिर आखिरकार वो कार के अंदर से बाहर आ जाती है। बाहर उसे दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं देता और अब भी बर्फीली हवाएं तेजी से चल रही होती है। नाओमी सर्द हवाओं का सामना करते हुए आगे बढ़ती रहती है। उसके अंदर अब चलने की ताकत नहीं बची होती, पर फिर भी वो धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश करती रहती है।
वो कई बार गिरती है फिर उठती है, लेकिन हार नहीं मानती। नाओमी अपनी बेटी के लिए आगे बढ़ती रहती है। उसे रास्ते का कुछ भी अंदाजा नहीं होता, फिर भी वो लगातार चलती रहती है। घंटों भटकने के बाद उसे आखिरकार एक होटल दिख जाता है। ये देखकर नाओमी बहुत खुश हो जाती है और अपनी बेटी को होटल के अंदर लेकर जाती है। इसके बाद नाओमी और उसकी बेटी को एक स्थानीय अस्पताल ले जाया जाता है। 24 दिन तक कार के अंदर बर्फ में फंसे रहने और इतनी मुश्किलों का सामना करने के बाद आखिरकार नाओमी बच जाती है। अस्पताल में कुछ दिनों तक नाओमी और उसकी बेटी का इलाज किया जाता है और जल्द ही दोनों ठीक हो जाती हैं।